जय हिंद दोस्तों। लकूलिस IAS में आपका स्वागत है। हम यूपी PCS मेंस का हिंदी का पेपर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अपठित गद्यांश और संक्षेपण ये टॉपिक कर लिए थे, और उससे पहले हम शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, लोकोक्ति एवं मुहावरे ये भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पत्र लेखन। तो इसमें सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, ये पत्र लेखन का पार्ट है। तो सबसे पहले पत्र लेखन की अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। भाव शैली और भाषा शैली सरल होनी चाहिए, विचारों की सुस्पष्टता होनी चाहिए, विचार स्पष्ट होने चाहिए, संक्षिप्त और संपूर्णता, इसका मतलब कम में ही हमको पूरी बात बतानी है। प्रभावान्विति, इसका मतलब है कि जो पढ़ने वाला हो पत्र पढ़ के वो इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद है भारी सजावट। भारी सजावट का मतलब है कि हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो पत्र के नियम हैं, जिन चीज़ों को जहाँ जिस स्थान पर होना होता है उसको यथास्थानी रखना है, इधर उधर नहीं करना, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरकारी पत्र। सरकारी पत्र क्या होता है? सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहलाते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में शासकीय पत्र भी यूज़ कर लेता है, तो ये शासकीय पत्र और सरकारी पत्र एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। इनका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालयों द्वारा किया जाता है। तो सरकारी विभाग कार्यालय आपस में जो पत्राचार करते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं। सरकारी पत्र के अंग कौन कौन से हैं? इसमें पत्र संख्या या क्रमांक होता है, कार्यालय का नाम होता है जिसे पत्र भेज रहे हैं, प्रेषक स्थल और दिनांक होता है, प्रेषक का पद होता है, विषय होता है, प्रेषित का पद होता है, संबोधन होता है, पत्र का कलेवर, स्वसंबोधन होता है, हस्ताक्षर होता है, संलग्न विवरण होता है। तो ये सवाल पहले आ चुका है कि पत्र के अंग बताइए। तो अंग का मतलब है कि जैसे हम यहाँ पे आगे ये पत्र का प्रारूप है, तो इसमें जो भी जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो सब बताने। जैसे पत्र संख्या होगी, इसमें दिनांक होगी, प्रेषक होगा, सेव प्रेषित होगा, विषय होगा, संबोधन होगा, यहाँ पे स्वनिर्देश है, फिर ये संलग्नक है। तो इन सब को ही लिस्ट वाइज हम नंबर वाइज हम लिस्ट कर देंगे, वही इसके अंग हो जाएंगे। तो सरकारी पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे दिनांक, फिर प्रेषक का पद और विभाग और स्थान। जैसे यहाँ पे स्थान आ जाएगा गृह मंत्रालय, लखनऊ। सेवा में जो जिसको हम भेज रहे हैं उसके लिए सेवा में यूज़ करेंगे, फिर उसका पद और विभाग, स्थान। फिर उसके बाद आएगा विषय। विषय में जो सवाल में अगर कुछ विषय दिया हुआ है वो लिखना है। ये है संबोधन के लिए। तो सरकारी पत्र में संबोधन के लिए हम यूज़ करेंगे महोदय या फिर महोदया। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर लिखना है। तो इसमें अक्सर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, स्टार्टिंग इससे करनी है। अगर उसने सवाल में कुछ स्पेसिफिक पूछा है तो चेंज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यही लिखते हैं सरकारी पत्र में। उसके बाद यहाँ पे स्वनिर्देश है। तो स्वनिर्देश के लिए भवदीय या आपका विश्वासभाजन, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही यूज़ करना है एक। और उसके नीचे अपना नाम और पद ये लिखना है। इधर बाईं ओर सबसे नीचे लिखना है, अगर पत्र की प्रतिलिपि एक से ज़्यादा बंदों को भेजी जा रही है कि तो वहाँ पे उनके नाम लिख देंगे कि इनको भेजे जानी है। इसके बाद है अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के बीच होता है या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। तो जो सरकारी पत्र था वो एक विभाग से
दूसरे विभाग में पत्राचार हो रहा था। अर्ध सरकारी पत्र में क्या होगा कि जो विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वो आपस में पत्राचार करेंगे और इसीलिए इसको व्यक्तिगत नाम से भेजा जाता है। और इस पत्र का, अर्ध सरकारी पत्र का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जैसे अगर मैं अधिकारी हूँ तो मुझे किसी दूसरे अधिकारी की कुछ सम्मति लेनी है या फिर किसी विषय में जानकारी चाहिए, तो मैं उसके नाम से एक अर्ध सरकारी पत्र लिखूँगा और उनका जवाब फिर मेरे को मिलेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्तिगत सम्मति जानना या फिर विचार विमर्श का आदान प्रदान करना, ये अर्ध सरकारी पत्र का मूल उद्देश्य है। तो अर्ध सरकारी पत्र की रचना शैली कैसी होनी चाहिए? एक वचन उत्तम पुरुष में होना चाहिए, मित्रतापूर्ण भाषा यूज होनी चाहिए, इसमें संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है। तो प्रिय से आत्मीयता दिखती है, क्लोजनेस। पत्र के अंत में स्वनिर्देश के लिए आपका विश्वासभाजन के स्थान पर आपका सद्भाव ही यूज होगा। तो हमने सरकारी पत्र में देखा था वहाँ पे आपका विश्वास भाजन यूज हो रहा था, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र में यूज होगा आपका सद्भावी। इसके अलावा इसमें प्रेषक अधिकारी होता है, वो केवल अपना हस्ताक्षर करता है। जो सरकारी पत्र में ऊपर आता है प्रेषक, वो यहाँ पे नहीं लिखना होता। प्रेषक सिर्फ नीचे अपना हस्ताक्षर करेगा। वैशिष्ट मतलब विशेषता। तो अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? ये औपचारिक पत्र होता है, क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि ये व्यक्तिगत सम्मति जानने के लिए यूज़ होता है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के लिए, तो ये औपचारिक होता है। एक वचन उत्तम पुरुष में यूज़ होता है ये। इसमें आत्मीयता दिखती है, जैसे संबोधन के लिए प्रिय यूज़ होता है और स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी। तो ये अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप है। ये ऊपर वाले में कटिंग हो गई थी थोड़ी, तो मैंने इसको नीचे दोबारा लिख दिया है। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम अर्ध सरकारी पत्र संख्या, कोई भी अपनी तरफ से संख्या लिख देंगे। इस तरफ रहेगा विभाग, स्थान और दिनांक। और यहाँ पे देखो ये संबोधन के लिए प्रिय नरेंद्र जी, लेकिन जो सरकारी पत्र में हमने संबोधन के लिए यूज़ किया था महोदय, तो वो एकदम थोड़ा फॉर्मल टाइप का होता है पत्र। लेकिन यहाँ पे क्या है कि औपचारिक है, इसीलिए यहाँ पे आत्मीयता झलकती है, जैसे प्रिय नरेंद्र जी। फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो लिखना है, और स्वनिर्देश में आपका सद्भाव यूज़ करना है और नीचे सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ पे पद का नाम नहीं लिखना। सरकारी पत्र में यहाँ पे हस्ताक्षर के साथ पद नाम भी था, तो अर्ध सरकारी पत्र में यहाँ पद नाम नहीं लिखना। और इस तरफ आ जाएगा जिनको हम अर्ध सरकारी पत्र भेज रहे हैं उनका नाम और विभाग। तो ये हमारा अर्ध सरकारी पत्र हुआ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कार्यालय आदेश। तो कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है। तो कोई भी विभाग होगा, मंत्रालय होगा, उसके जो कर्मचारी हैं उनके लिए कोई सूचना निकालनी है तो वो कार्यालय आदेश के थ्रू निकाली जाएगी। इसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। विशेषता, वैशिष्ट है, सरल रचना होनी चाहिए, उत्तम पुरुष, स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं। तो ये यहाँ पे स्वनिर्देश के लिए कोई शब्द नहीं होता कार्यालय आदेश में। तो इसका प्रारूप है, यहाँ पे सबसे पहले संख्या लिख देनी है ऊपर, फिर स्थान और दिनांक, यहाँ पे विभाग, और फिर इसके बाद हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है कार्यालय आदेश। संख्या हो गई, स्थान दिनांक हो गया, विभाग हो गया, उसके नीचे कार्यालय आदेश, फिर जो भी आदेश है वो लिख देना है। जैसे कि यह निश्चय किया गया है कि किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी को छुट्टी मिली है, इस तरह से।
फिर यहाँ पे पद, नीचे सिर्फ पद लिखना है, नाम नहीं लिखना। और यहाँ पे लिस्ट बनानी है, जिन जिन के लिए कार्यालय आदेश हुआ है उनकी लिस्ट दे देंगे। तो बस इतना ही है ये कार्यालय आदेश। अगला है परिपत्र। परिपत्र जो इंग्लिश में हम सर्कुलर वर्ड यूज़ करते हैं वो उसके सिमिलर है, उसके समान है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। तो परिपत्र किस किस की फॉर्म में हो सकता है? ये सरकारी पत्र भी हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन भी हो सकता है, ज्ञापन भी हो सकता है। और इसमें खास बात यह है कि एक साथ कई लोगों को भेजा जा रहा है ये। जैसे कोई सरकारी पत्र है जो कई लोगों को भेजा जा रहा हो, कोई कार्यालय ज्ञापन है वो भी कई लोगों को भेजा जा रहा हो, तो उसको परिपत्र कहेंगे। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया सरकारी पत्र के रूप में परिपत्र का। तो बस ऊपर परिपत्र लिखना है और उसके बाद सीधा जो सेम फॉर्मेट सरकारी पत्र का था वही लिख देना है। बस इसमें अंतर आएगा यहाँ पे सेवा में, जैसे संख्या लिख दी, विभाग लिख दिया, प्रेषक का नाम पद हो गया। फिर सेवा में, तो सेवा में क्योंकि यहाँ पे एक प्रेषक नहीं है, प्रेषक नहीं प्रेषित, जिनको भेजा जाना है वो कई सारे लोग हैं, तो उनका विवरण लिख देंगे, सभी राज्य सरकार हैं। फिर जैसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जा रहा है, तो फिर स्थान दिनांक हो गया, उसके नीचे विषय, फिर वही जो सरकारी पत्र में होता है महोदय, फिर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, आपका विश्वास भाजन, फिर नाम पद। तो परिपत्र को हम सरकारी पत्र की फॉर्म में या फिर कार्यालय ज्ञापन या फिर ज्ञापन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में भेज सकते हैं। बस ये है कि ये एक से ज़्यादा लोगों को भेजा जाता है, इतना ही डिफरेंस है। अब यहाँ पे परिपत्र की विशेषताएं दी हुई हैं। तो इसमें एक ही प्रकार की सूचना होती है जो सबको भेजी जाती है। विभाग की आंतरिक और व्यापक जानकारी, इससे रिलेटेड इसमें सूचना रहती है। तो ये सरकारी पत्र की फॉर्म में हो सकता है, कार्यालय ज्ञापन की फॉर्म में, और ज्ञापन की फॉर्म में, किसी फॉर्म में हो सकता है। तो अभी तक उन्होंने ये तो नहीं पूछा है, अगर परिपत्र पूछे वो तो आप सरकारी पत्र की फॉर्म में उसको लिख देना। अगला टॉपिक है अधिसूचना। तो सरकारी स्तर पर अधिसूचना का प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो अधिसूचना क्या है? ये जो गजट में पब्लिश होती है और इसको राष्ट्रपति या राज्यपाल वो पब्लिश कराता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, नियुक्ति, इनकी सूचना देनी होती है इसके थ्रू। नीचे यह अधिसूचना का प्रारूप है। भाग 1, अनुभाग 2, विभाग का नाम हो गया, फिर स्थल और दिनांक हो गए, फिर बीच में अधिसूचना लिखना है। उसके बाद जिस चीज़ के लिए अधिसूचना इश्यू की जा रही है, जैसे यहाँ पे अगर छुट्टी एवं अवकाश से रिलेटेड सूचना देनी है तो हम ये छुट्टी एवं अवकाश लिखा। उसके बाद जिसको भी ये सूचना दी गई, जैसे किसी को 30 दिन का अवकाश दिया गया है या फिर किसी को ट्रांसफ़र किया गया है, इस तरह की बातें यहाँ लिख देंगे। तो जो सवाल आएगा उसमें अगर बता रखा है कि किस संदर्भ में हमें अधिसूचना लिखनी है तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे नाम और पद, यहाँ पे सिर्फ नाम और पद लिख देंगे। यहाँ पे कोई भी स्वनिर्देश नहीं आएगा। इस तरफ जो प्रतिलिपि जिन जिन लोगों को भेजी जा रही है उनके लिस्ट बना देंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न आ रखा है कि अधिसूचना की विशेषताएं बताएं और इसके साथ ताकि
उसका एक प्रारूप प्रस्तुत करें। तो प्रारूप हमने देख लिया ऊपर। अब अधिसूचना की विशेषताएं देख लेते हैं। ये शासकीय विभागों का सबसे प्रभावित दस्तावेज होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा इसको पब्लिश कराया जाता है। ये गजट में प्रकाशित होता है। इसमें जो सूचना होती है वो सरकारी विभाग या आम जनता से रिलेटेड होती है। अब एक सवाल ये भी आया हुआ है कि अधिसूचना और कार्यालय आदेश में अंतर बताना है। तो इसके अंतर यहाँ लिखे हैं कि सबसे पहला अंतर है कि अधिसूचना को कौन प्रकाशित करवाता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जबकि कार्यालय आदेश कौन भेजता है, जो भी सक्षम अधिकारी होगा, जो भी रेलेवेंट ऑफिसर है वो भेजता है। इसमें सूचना कर्मचारियों और जनसाधारण दोनों के लिए हो सकती है। कार्यालय आदेश में सूचना सिर्फ जो सरकारी विभाग और कर्मचारी उन्हीं के लिए होती है। अधिसूचना में तकनीकी जटिलता होती है, लेकिन कार्यालय आदेश स्पष्ट एवं सरल होता है। अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है, ये नहीं होता है। और अधिसूचना एक तरह की सामूहिक घोषणा होती है, क्योंकि ये जन साधारण के लिए भी होती है, लेकिन कार्यालय आदेश कुछ सीमित कर्मचारियों या फिर विभाग के लिए होता है। अधिसूचना में किसी व्यक्ति या अधिकारी का संबोधन नहीं होता है, लेकिन कार्यालय आदेश संबोधित होता है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या अधिकारी के लिए। अब एक सवाल ये भी आया हुआ है कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर। तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सरकारी पत्र में प्रेषक होता है ऊपर, फिर प्रेषित होता है सेवा में, लेकिन ये दोनों अर्ध सरकारी पत्र में नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें वापस जाके तो ये था हमारा अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। तो यहाँ पे देखिए आप, प्रिय नरेंद्र जी सीधा ये लिखा हुआ है, ऊपर प्रेषक, प्रेषित, सेवा में, वो सब नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे स्वनिर्देश के लिए क्या यूज हुआ है, आपका सद्भावी। और संबोधन के लिए प्रिय लगा के नाम भी लिया गया है। सरकारी पत्र में सिर्फ महोदय लिखा जाता है, यहाँ पे प्रिय लगाया फिर प्लस नाम भी है जिसके लिए हम सरकारी पत्र भेज रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्र। तो एक मेन डिफरेंस हो गया, प्रेषक प्रेषित सरकारी पत्र में होते हैं, अर्ध सरकारी में नहीं होते। यहाँ पे संबोधन के लिए महोदय यूज होता है, यहाँ पे प्रिय और फिर नाम। यहाँ पे स्वनिर्देश, भवदीय या फिर आपका विश्वासभाजन, इन दोनों में से एक होता है। यहाँ पे होता है आपका सद्भावी। अर्ध सरकारी पत्र में आत्मीयता दिखती है और इसको व्यक्तिगत सम्मति या विचार विमर्श के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सरकारी पत्र है वो एकदम फॉर्मल होता है। तो दोस्तों हमारा ये पत्र लेखन का सेक्शन यहाँ ख़त्म होता है। आपको इसमें एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो नियम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लकीर का फ़कीर होना है। जो चीज़ जिस स्थान पर लिखने के लिए बोली गई है उसको यथास्थान ही लिखना है। अपनी मर्ज़ी से आप उसको इधर उधर ना करें, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। और अगर आपने एक बार ये इसका जो प्रारूप है, लिखने का तरीका ये समझ लिया, याद कर लिया, तो इसमें आराम से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ख़ास बात इसमें यह है कि इसमें बहुत कम लिखना पड़ता है। आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आपको आता है तो आप 4-5 मिनट में ही आप एक ये पत्र है उसका प्रारूप पूछेगा तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हिंदी के कवर हो चुके हैं। अब जब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम एक डिस्कशन ग्रुप बनाएंगे, जिसमें जो मैंने पहले भी बताया था कि गद्यांश, संक्षेपण और पत्र लेखन, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर देंगे एवेल्यूएट करके। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।